कल हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो जितने भी आविष्कार किए गए हैं, टेक्निक्स जितनी भी यूज़ करी जाती हैं आज के टाइम में, उन सब के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे, जैसे इनकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, नेचर कैसा होता है इनका, या एरिया है, ये सब चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। या किन किन चीज़ों का जो है अपन टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग तरह की संप्रेषण के लिए या कम्युनिकेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षा में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करें तो हार्डवेयर का तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। कंप्यूटर के अंदर चलाओगे तो कंप्यूटर जो बाहर दिख रहा है वो तो ये आपके लिए क्या होता है, हार्डवेयर होता है। जो उसके अंदर आप जो प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो दोनों ही टेक्निक पर बल दिया जाता है। इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारी हैं, जैसे फैक्स मशीन है, इन सब की क्या है, हार्ड कॉपी निकलती है ना, प्रिंट आउट है, प्रिंटर मशीन वगैरह है, तो वो सब हार्डवेयर में आ जाती हैं। तो इन सब का प्रयोग भी किस लिए करते हैं अपन, कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की मुख्यतः कंप्यूटर तकनीकी है। आज के टाइम में तो क्या है, कंप्यूटर ही है। संप्रेषण के लिए कंप्यूटर का क्या किया जाता है, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आज हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, वो सब क्या है, वो कंप्यूटर के द्वारा ही तो कर रहे हैं। तो वो सब क्या है, संप्रेषण की तकनीक है। हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, सब जगह फैला रहे हैं, वीडियो फैला रहे हैं या वीडियो दिखा रहे हैं सबको। आप लोग पढ़ रहे हो, कितनी दूर बैठे हो तो भी हमसे पढ़ रहे हो, तो क्या है, वो कम्युनिकेशन ही तो है, लेकिन किसके थ्रू है, कंप्यूटर के थ्रू है। जिसमें उसके हार्डवेयर जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर यंत्र के साथ इंटरनेट की क्रियाविधि पर होता है। पर्सनल कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन उसके साथ क्या है, इंटरनेट का यूज करके जो है हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, एमसीडी रोम आदि तकनीकों का प्रयोग करके शिक्षण अधिगम प्रभावशाली बनाया जाता है। इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, टेलीफोन के थ्रू या फिर ये कंप्यूटर के थ्रू हम क्या करते हैं, एक साथ जो है वो दूर बैठकर भी हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पावर पॉइंट में भी क्या होता है, प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाए जाते हैं पीपीटी के रूप में, और फिर उनका प्रेजेंटेशन दिया जाता है। और सीडी रोम है तो उसके अंदर भी क्या कहते हैं, बहुत सारी जो उसके अंदर मेमोरी होती है, जिसके अंदर हम अपनी पूरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर कर लेते हैं। तो इन तकनीकों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बना सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं। उनको रिकॉर्ड भी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो उसे हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसको हम फिर से सुन सकते हैं, ताकि हमें क्या हो जाए, हमारा अधिगम जो हो जाए, क्या हो जाए, प्रभावशाली हो जाए और ज़्यादा समय तक स्टोर भी रहे। तो यह सूचना एवं संप्रेषण तकनीकियों का वर्गीकरण, इसे दो भागों में बांटा गया है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकियां हैं जो उनको क्या है, दो भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक तो है परंपरागत सूचना, ठीक है, ये जो पुराने टाइम से जो चलती आ रही है। एक है आधुनिक सूचना, जो अभी नए जमाने में हम लोग यूज करते हैं, टेक्निक्स अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन के लिए, दो तरह की होती है। जिसमें से देखो, सबसे पहले है परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकियां। परंपरागत रूप से जैसे क्या करते थे उस पहले के टाइम में, पत्र पत्रिकाएं हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, पठन सामग्री है, और इसके अलावा चार्ट है, मानचित्र, चित्र, आरेख, इन सब चीज़ों का क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता संप्रेषण के लिए या कम्युनिकेशन के लिए। कई तरह के जैसे मोटिवेटेड चार्ट होते हैं, कि जैसे पानी बचाओ है या पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो वो भी एक तरह का क्या होता है, कम्युनिकेशन ही तो होता है। इसके अलावा क्लास में जब आप पढ़ाने के लिए जाते हो तो आप चार्ट का प्रयोग करते हो, मानचित्र का प्रयोग करते हो, मैप का, ठीक है, डायग्राम्स का यूज़ करते हो। तो वो सब किस में आते हैं, वो कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो ये सब क्या किए जाते थे, पहले यूज किए जाते थे। फिर इसके बाद आते हैं त्रिआयामी शिक्षण सहायक साधन, यानी कि तीन आयामी, तीन तरह का जिसमें यूज हो, मॉडल्स है, ठीक है। मॉडल्स के अंदर आप उस चीज को कर कर भी बता रहे हो, दिख भी रही है और आप साथ साथ में बोल भी रहे हो, तो त्रिआयामी हो जाते हैं। जैसे कठपुतली है, पपेट्स जैसे होती हैं, तो पपेट्स में क्या होता है, ऐसा ही लगता है ना कि जैसे वो बोल रहे हैं, लेकिन जो बोलने वाला होता है वो हमें दिखता नहीं है, ठीक है। कहाँ दिखते हैं, सिर्फ पपेट्स दिखती है ना, वो दिख भी रही हैं और हमें ऐसा लगता है कि वही बोल रही हैं, और वो क्रिया विधि भी करती है, साथ में वर्क भी करती हैं। तो कठपुतलियां होगी, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री होगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन है, स्लाइड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स बनाई जाती है, ट्रांसपेरेंट स्लाइड बनाई जाती है, ठीक है। उनके लिए प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, जिससे वो स्लाइड्स जो है अपन को सामने बोर्ड पे या जैसे लाइट शो करने के बाद जो उसको देख सकते हैं अपन। इसी तरह से ओवरहेड प्रोजेक्ट भी इसी तरह का होता है। चलचित्र हो गए, जैसे नाटक वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा हो गया। तो ये सारी दृश्य श्रव्य सामग्रियां जो थी पहले के टाइम में कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती थी। आज के टाइम में तो ये नहीं यूज किए जाते हैं, जैसे ये
कठपुतली है या चार्ट मानचित्र, इनका बहुत कम यूज़ किया जाता है। अब तो सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू ये सब कुछ होता है। अब जैसे ऑनलाइन क्लासेस लग रही है आज के टाइम में, 2 साल हो गए हैं बच्चों की, छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगती है। तो जो भी वर्क होता है तो वो पीडीएफ के थ्रू मोबाइल में भेज देते हैं, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है स्कूल जाने की, अब बुक्स खरीदने तक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोबाइल में आ जाता है तो वहीं से वो लोग उसको नोट कर लेते हैं। तो ये पहले के टाइम में होता था ऐसे, ये सब चीज़ें जो यूज़ की जाती थी कम्युनिकेशन के लिए। अगर आधुनिक सूचना संप्रेषण तकनीक देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मीडिया, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। इसमें सबसे पहले पावर पॉइंट सिमुलेशंस है, फिर डिजिटल वीडियो कैमरा है, डिजिटल लाइब्रेरी है। ठीक है, इंटरनेट पे आपको सारी तरह की बुक्स मिल जाती है ना, हर तरह की, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी होगी। मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर हो गए, ईमेल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, ये सब आपको अच्छे से पता है, कंप्यूटर के ही बच्चे हो, ये सारों का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इनके द्वारा जो कम्युनिकेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद वीडियो कार्ड है, वेब कैमरे के साथ लैपटॉप है, हाइपर मीडिया है, हाइपर टेक्स्ट है, फिर ये डी रोम है, डीवीडी है, और उसके बाद जैसे वीडियो टेक्स्ट है, टेली टेक्स्ट, अलग अलग तरह से लिख कर है, या इंटरेक्टिव वीडियो टेक्स्ट है, इंटरेक्टिव रिमोट इंस्ट्रक्शंस है। कई तरह के हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड वगैरह रखते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, जैसे फोन के द्वारा अगर हम करते हैं तो उसके अंदर भी हम कई तरह के पासवर्ड वगैरह का यूज करते हैं, तो वो इंटरेक्टिव रिमोट इंस्ट्रक्शंस के अंदर आ जाते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर है, डिस्कस है, कॉन्फ्रेंसिंग रखी जाती है, जिसमें क्या होता है कि बोर्ड वगैरह होता है जो दिखता भी है, कई तरह की मीटिंग वगैरह रखे जाते हैं ना, जिसमें जो मेन आदमी होता है वो तो सिर्फ अपने रूम में क्या कर रहा है, उस प्रोजेक्शन को दिखा रहा है, और बाकी मतलब कहीं भी इस देश के किसी भी कोने में जो है उस कॉन्फ्रेंसिंग को सुना और देखा जा सकता है, वो दृश्य श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग में आ जाएगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, ये सब कम्युनिकेशन के लिए ही है। आभासी कक्षा यानी कि वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, उसके अंदर भी ऐसी ही टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिसके अंदर जो मिरर लगा हुआ होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ बच्चे बैठे होते हैं, या वो जिस तरह से उसको दूसरा जो निरीक्षण करता होता है वो उसको देख सकता है, तो वो वर्चुअल क्लासरूम होता है जिसके अंदर बच्चे एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, आज जैसे अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो ना भी अपन चाहे तो अपन विजुअल भी कर सकते हैं, चाहे तो विजुअल ना भी रखें, तो मैं बोल रही हूँ तो आपको सुन रहा है तो उसके अंदर सिर्फ श्रव्य आ सकता है। ठीक है, तो वो आभासी क्लासरूम होता है एक तरह का, जिसमें ई लर्निंग है, एम लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी है, फिर है कंप्यूटर डेटाबेस है, फिर अंतःक्रियात्मक रिमोट अनुदेशन होते हैं। इसके अंदर भी रिमोट अनुदेशन का मतलब वही होता है कि आप पासवर्ड वगैरह रख के जो है उस क्रिया को जो है आगे बढ़ा सकते हो, ताकि कोई और जो है वो उस डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके। हैकिंग वगैरह होती है, वो सब भी इन्हीं के अंदर आती है। बाद में जैसे इन चीजों को रोकने के लिए अलग तरह के जो है वो साइबर क्राफ्ट बनाए गए। फिर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र विस्तार। नेक्स्ट है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र विस्तार, यानी कि स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एरिया। कैसे कैसे एरिया के अंदर जो इनका यूज कर सकते हैं अपन। तो वर्तमान में क्या है, मानव शक्ति, श्रम शक्ति, समय में कमी हुई है। ठीक है, मानव में इतनी शक्ति नहीं है कि वो एक जगह से दूसरे पर हर रोज जो है अप डाउन कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या है, समय भी लग रहा है, ठीक है, और शक्ति भी लग रही है, बहुत मेहनत भी लग रही है। तो इसके बजाय क्या है कि अपन टेक्निक्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, समय भी बचेगा। ठीक है, और अपनी जो फिजिकल पावर होती है वो भी बचती है। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा मेहनत जो होती है अपनी वो भी कम हो जाती है। तो इसी वजह से क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो रहा है इस समय। फिर है जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री का चुनाव, उत्पादन और उपयोग। श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से क्या होता है, विद्यार्थी को विशेष लाभ होते हैं। विद्यार्थी मोबाइल, कंप्यूटर में क्या होता है, श्रव्य सामग्री जो सुनने वाली सामग्री होती है उसको क्या कर सकता है, वो रिकॉर्ड करके रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है, और आवश्यकता पड़ेगी उस समय उसको सुन सकता है। लेकिन अगर टेक्निक्स का यूज किए बगैर सिर्फ नॉर्मल क्लासेस लगती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर तो ऐसा नहीं होता ना, जो टीचर ने बोल दिया वो आपको नोट करना पड़ेगा। स्कूल्स वगैरह में तो होता है ना, लेकिन अब के टाइम में क्या होता है, सारा का सारा, जैसे बच्चों की इवन डायरी तक होती है, जो बच्चे नहीं लिखते हैं डायरी, उनकी डायरी भी क्या होती है, पेरेंट्स तक जो होते हैं मोबाइल के थ्रू जो है वो उन तक पहुंच जाती है। तो उससे क्या होता है, जितनी भी सामग्री होती है जो सुनी या देखी जाती है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फिर ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण है। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर क्या होता है, मानव क्या 80% तक तो क्या कर सकता है, सुनकर किसी चीज को याद रख सकता है। ठीक है, सॉरी, देखकर। और 50% ज्ञान क्या होता है, 15 सुनकर, और 5% होता है अन्य ज्ञानेंद्रियां, जैसे टच है, स्मेल है,
तो इनके द्वारा जो है वो केवल जो है 5% तक ही याद रहता है, क्योंकि किसी चीज को अपन ने स्मेल किया तो उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसी स्मेल होती है जो अपन को हमेशा याद रहती है, दोबारा अगर आती है तो अपन को पता चलता है कि हाँ इस चीज की स्मेल है। ठीक है, तो 5% जो होती है ज्ञानेंद्रियों में ग्रहण करती है, और उसके अलावा 80% मैंने सबसे बहुत बार आपको बताया कि विजुअल मेमोरीज होती है वो सबसे अच्छी और सबसे पावरफुल होती है। किसी चीज को देख कर याद रखते हो ना तो हमेशा याद रहती है वो। फिर है पृष्ठ पोषण में सहायक, फीडबैक देने में सहायक होता है। फीडबैक आपको बता चुके हैं कि जो भी आप टेक्निक्स का यूज कर रहे हो उसके बाद जो आपको बताया जाता है कि आपने इस एबिलिटी का कम यूज किया है या इसका इस तरह से यूज करना चाहिए, वो आपकी फीडबैक होती है। तो उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, इसकी मतलब टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं उसके अंदर। फिर है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन देने के लिए। इसके आपको पता ही है कि कंप्यूटर तकनीकी से बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती है। सब शब्दों तथा लेखों का प्रस्तुतिकरण, जो भी शब्द है, वर्ड्स है, एनिमेशंस है, अलग अलग तरह के एनिमेशंस किए जाते हैं ना चित्रात्मक, यानी चित्र का प्रस्तुतिकरण है, श्रव्य है, दृश्य है, इन सब का प्रस्तुतिकरण ये जो टेक्निक्स के थ्रू करते हैं वो बहुत अच्छे से हो पाता है। जैसे ये आप किसी भी तरह की फोटो कॉपी करवाते हो या कोई भी आपको चीज मिल जाती है तो आप क्या करते हो, उसका चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करने के लिए कोशिश करते हो। तो आप उसको क्या है, खुद ड्रॉ करने के बजाय उसका प्रिंट आउट निकाल लेते हो। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू जो है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर आप डायरेक्ट ही उसको सेंड कर सकते हो। फिर है शिक्षण प्रशिक्षण, इसमें शिक्षण अभ्यास प्रतिमान यानी कि मॉडल्स जो होते हैं रचना कर सकते हैं, उनकी अलग अलग तरह के मिल जाते हैं ना अपन को। जैसे आप ऑनलाइन देखते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, क्रोम पे देख सकते हो, उसमें क्या होंगे आपको अलग अलग तरह के प्रतिमान की रचना के बारे में मिलेगा कि आप जो है वो अपने शिक्षण अभ्यास के लिए जो है या अपनी जो टीचिंग प्रैक्टिस के लिए क्या है आप इन मॉडल्स का यूज कर सकते हो या इन्हें बना सकते हो। सूक्ष्म शिक्षण है, माइक्रो टीचिंग है। ठीक है, अनुकरणीय यानी कि याद रखने के लिए शिक्षण एवं प्रणाली उपागम का उपयोग किया जाता है। इन चीजों को अपन याद रखने के लिए रखते हैं ना कि हमें ये चीज याद रहे। जैसे किसी का बर्थ डेट वगैरह होती है तो आप उसको क्या करते हो, सेव करके रख लेते हो ना। तो वो क्या होता है, अनुकरण के लिए अपन इस प्रणाली का यूज करते हैं। फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण, उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए भी हम इन टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो टेक्निक का ही प्रयोग कर रही हूँ ना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या कर रही हूँ, विश्लेषण कर रही हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि टेक्निक्स का प्रयोग किया जा रहा है। फिर है प्रणाली उपागम का उपयोग है, शिक्षा क्षेत्र में उप प्रणालियां कक्षा में, कक्षा के बाहर, लेकिन विद्यालय के वातावरण में ही उपयुक्त हो। कक्षा के बाहर भी हो, कक्षा के अंदर भी हो सकती है, लेकिन विद्यालय के जैसा ही वातावरण होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वातावरण तो वैसा ही होता है विद्यालय के जैसा, लेकिन वो कक्षा के अंदर भी हो सकता है और कक्षा के बाहर भी हो सकता है। तो किसके थ्रू होगा, वो टेक्निक्स के थ्रू होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। कंप्यूटर के थ्रू कहते हैं ना, मीटिंग ज्वाइन की जाती है, लिंक सेंड किया जाता है, उसके बाद आप लोग कनेक्ट होते हो। इन प्रणालियों के तत्वों तथा उनकी कार्यपद्धति के अध्ययन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर है शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण, इसमें शैक्षिक लक्ष्य है या उद्देश्य, हम अपने जैसे जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, आज आपको जैसे अपने टीचर के लिए ही चाहिए था कि हमें टीचर बनना है, तो उसकी इंफॉर्मेशन, जो पूरी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती है, इंटरनेट के थ्रू मिलती है। तो उससे आप अपने लक्ष्यों को या उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हो कि हाँ हमें जो है वो इतना पढ़ना है, या सिलेबस आपका कहाँ आता है, इंटरनेट के थ्रू आता है। वही आपको घर पर थोड़ी ना भेजा जाता है लेटर कि हाँ ये सिलेबस है आपका, तो आपको सब कुछ कहाँ से मिलता है, इंटरनेट के थ्रू मिलता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण करते हो। सामान्य व्यवस्था, परीक्षण, अनुदेशन में उपयोग, इनके अंदर भी क्या होता है, जितने भी मैनेजमेंट होती है उसको भी आप, जैसे टाइम टेबल है उसको आप अपनी टेक्निक्स के थ्रू यूज कर सकते हो। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए व्यू रचनाओं और युक्तियों का चयन, शिक्षण सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जो है शिक्षण प्रतिमानों का ज्ञान यानी कि मॉडल्स का ज्ञान हो जाता है। अलग अलग तरह की विधियां मिलती है आज के टाइम में, सिर्फ जो विधियां मैंने आपको लिखवाई हैं केवल वही ही नहीं, और भी बहुत सारी विधियां होती हैं शिक्षण अधिगम के लिए। ठीक है, इवन अगर आप इसमें नेट पे देखोगे तो आपको और भी बहुत सारी विधियां मिलेंगी, जिसकी वजह से क्या है आप अपनी जो पढ़ने के तरीके हैं उनको अलग चेंज कर सकते हो। ठीक है, कि हाँ उसमें बताया जाएगा कि आप इस तरह से लर्न करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, या आपकी जैसे याद रखने की क्षमता है वो बढ़ सकती है। तो इस तरह के ज्ञान जो होते हैं उससे चुनाव में सहायता मिलती है कि आप इस तरह से जो इसमें से इतना पढ़ना है इतना नहीं पढ़ना है। कई तरह की वेबसाइट खोलते होगे ना किसी एक टॉपिक को देखने के लिए, जिसमें आपको पसंद आया उसका आप चुनाव करते हो। फिर मशीनों और जनसंपर्क माध्यमों का उपयोग, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का कार्य क्षेत्र मशीनों एवं अन्य जनसंपर्क माध्यमों तक
फैली है। मशीनों में जैसे क्या है, रेडियो है, टेलीविजन है, टैप रिकॉर्डर है, फिल्म प्रोजेक्टर होता है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इन सब का प्रयोग अब क्या करते हैं, जनसंपर्क माध्यमों के लिए करते हैं, यानी कि जितनी भी जनता है उनके साथ संपर्क करने के लिए इन सब चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। टेलीविजन का करते हैं, रेडियो का भी करते हैं, टैप रिकॉर्डर का भी किया जाता है, फिल्म प्रोजेक्टर्स का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, कम्युनिकेशन कैसा होता है, वन वे होता है, टू वे नहीं होता है। वन वे मतलब कि सामने वाला सिर्फ बोलता है, हम उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हैं। जैसे आप न्यूज़ देख रहे हो, जो वो बता रहा है हमें उससे क्या मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन आपस में हम आदान प्रदान नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन जो होता है वो वन वे होता है इनके अंदर। कंप्यूटर के अंदर भी यही होता है, ठीक है। इंटरनेट में भी यही होता है कि आप क्या है, आपको इंफॉर्मेशन केवल मिल रही है। नेक्स्ट क्लास में हम सूचना और संप्रेषण तकनीकी का मूल्यांकन के क्षेत्र में विस्तार करेंगे। आज की क्लास में इतना ही है।